नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पिस्टल लहराते युवती का वीडियो वायरल, पुलिस ने मामला लिया संज्ञान में। भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा पहुंचे रीवा, इमरजेंसी को याद करते पत्रकार भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा पहुंचे रीवा, इमरजेंसी को याद करते पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। प्रेम प्रसंग के चलते युवक बना सोले का धर्मेंद्र। देव तालाब में मचा हड़कंप, नशे में चूर ऑटो चालक ने बाइक सवार को मारी ठोकर, दोनों पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट। ट्रैफिक हवलदार भी आया चपेट में। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रील्स के जमाने में युवतियां भी युवकों से कमतर नहीं है। हाल ही में एक युवती के सोशल मीडिया हैंडल पर से अवैध हथियार लहराते वीडियो वायरल हुआ है। दंगल फिल्म का एक डायलॉग है, हमारी छोरियां का छोरों से कम है। लगता है इस बात को आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही युवती ने सीरियसली ले लिया और अवैध हथियार लहराते अपना वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया, जिसके बाद अब पुलिस जांच में लगी है। पूरा मामला इंस्टाग्राम में मीनू रीवा से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें युवती ने अपनी आईडी से बैक टू बैक अवैध हथियार के साथ 2 रील पोस्ट की है। वीडियो कहां का है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन वीडियो में दिखाई दे रही गाड़ी इंदौर आरटीओ में रजिस्टर्ड है। बताया गया है कि इसी तरह की एक अवैध पिस्टल को लेकर वीडियो कॉल करने वाले युवक के विरुद्ध भी समान थाने की पुलिस ने अवैध हथियार को जब्त करते हुए आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की कार्रवाई कुछ दिनों पहले की थी। उसके बाद भी सोशल मीडिया में अवैध हथियारों का प्रदर्शन और रीवा शहर में आए दिन हो रहे गोलीकांड कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया में रील वायरल होने के बाद रीवा पुलिस कप्तान डॉक्टर गुरकरण सिंह ने पूरे मामले की जांच करने और तथ्यों के आधार पर युवती के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। ये मामला अभी आपने मेरे संज्ञान में लाया है और जो इसमें वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी जांच करके। सर, लगातार जो अवैध हथियार हैं उनके लगातार मामले सामने आ रहे हैं। अवैध हथियार शहर में कैसे पहुंच रहे हैं और इनकी रोकथाम के लिए पुलिस की क्या कार्ययोजना है? देखिए, अवैध हथियारों पर लगातार रीवा पुलिस द्वारा पिछले समय में कार्रवाई की जा रही है। बीच में अभी 1-2 घटनाक्रम हुए हैं, उसमें भी हम जो है उनकी जो सोर्स है उसको पहुंचने में लगे हुए हैं और इसके ऊपर जो है निरंतर कार्रवाई की जाएगी। मऊगंज जिले के देव तालाब में उस समय हंगामा मच गया जब एक युवक प्रेम प्रसंग के चलते टावर में चढ़ गया। मऊगंज जिले के देव तालाब में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रेम प्रसंग से परेशान एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ते ही इलाकों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। जानकारी के अनुसार देव तालाब क्षेत्र में एक युवक प्रेम प्रसंग को लेकर नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक करीब 2 घंटे से अधिक समय पर टावर पर बैठा रहा, जिससे पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास किए। अधिकारियों द्वारा लगातार समझाइश और बातचीत की जा रही है। वहीं किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। टावर के नीचे लोगों की भारी भीड़ जमा है और पूरे घटनाक्रम पर जिले भर की नज़र बनी हुई है। सुरक्षा कर्मियों को हटाने, वेतन वृद्धि की मांग सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस व एनएसयूआई ने कुलसचिव विश्वविद्यालय को ज्ञापन सौंपा है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों के समर्थन में कांग्रेस, यूथ और एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने कुलसचिव को ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग उठाए जाने के बाद ठेकेदार द्वारा उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय तक कम वेतन पर कार्य करने को मजबूर हैं और अपने अधिकारों की मांग करने पर उन्हें रोजगार पर संकट खड़ा कर दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों के अनुसार विश्वविद्यालय से ठेकेदार को प्रति कर्मचारी लगभग 15,000 रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है, जबकि कर्मचारियों को 7,700 मासिक वेतन दिया जाता है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान महंगाई के दौर में इतनी कम राशि में परिवार का भरण पोषण करना बेहद कठिन है। ज्ञापन के माध्यम से कुलसचिव से मांग की गई है कि सुरक्षा कर्मियों को जबरन निष्कासित किए जाने की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए, वेतन भुगतान व्यवस्था की जांच कराई जाए और कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उचित वेतन उपलब्ध कराया जाए।
में एक बहुत ही ख़राब बात है कि आज सारे के सारे विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मी धरने पर बैठे हैं। आज उनकी ये मांग है कि उनको मात्र 8-8 घंटे की कड़ी धूप में ड्यूटी करने के बाद महीने का कंपनी द्वारा 7400 रुपये मात्र मिलता है और 300 रुपये पीएफ प्रोविडेंट फ़ंड के नाम पे मिलता है, जबकि ये बात 3 साल पुरानी है कि 7400 रुपये और 300 रुपये उनको 1800 रुपये का कमिटमेंट दिया गया था प्रोविडेंट फ़ंड का, जो आज की डेट में 300 रुपये मात्र मिल रहा है। इनके द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय से ये ठेकेदार 15-15.5 हज़ार रुपये प्रति कर्मचारी के हिसाब से का अमाउंट ले रहे हैं विश्वविद्यालय से, और मात्र 7400 रुपये की राशि इन कर्मचारियों को दी जा रही है। ऐसा कतई नहीं है कि ये बात प्रशासन के सामने नहीं रखी गई है। इनके पास आवेदन भी है, ये पहले भी प्रशासन को इस चीज़ की जानकारी दे चुके हैं और ये मांग रखे हैं कि इनसे बोला जाए कि हमारी वेतन बढ़ाया जाए, पर प्रशासन द्वारा कोई इसमें कार्यवाही नहीं हुई। यहाँ तक कि ये जानकारी होते हुए कि मात्र कर्मचारी जो काम कर रहा है उसे 7400 रुपये ही मिल रहा है। इनका पहले 11,000 रुपये था, फिर 13,000 रुपये किया गया, फिर 15,000 रुपये किया गया, अब ये जो सूचना मिल रही है वो 19,000 रुपये कर रहे हैं। और फिर भी इनको ये जानकारी है कि जो एक्चुअली काम कर रहा है विश्वविद्यालय में उसको मात्र 7400 रुपये मिल रहा है। तो मेरा आप पत्रकार बंधुओं से भी सवाल ये है, आप पूरी जनता से सवाल है, ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रशासन इसमें ना मिला हो, यहाँ के कुलपति, यहाँ पे रजिस्ट्रार साहब इसमें ना मिले हो? ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। और ये इनका साफ कहना है कि मात्र 7400 रुपये की राशि में 8 घंटे कड़ी धूप में मेहनत करने के बाद 7400 रुपये में इनका घर परिवार नहीं चल सकता है। 3 साल से इनकी मांग ये रही है कि एक टाइम पे इनको वृद्धि हो, इनके वेतन में वृद्धि हो, लेकिन जो आज की डेट में इनका कंपनी ठेकेदार नहीं कर रही है। दूसरी ये जानकारी कि इनका जो टेंडर था 1 साल का था, जो कर्मचारी द्वारा ही बताया गया। 1 साल का टेंडर जो कई साल पहले ख़त्म हो चुका है, उसको 3-3 महीने का एक्सटेंशन के माध्यम से उसको बढ़ाया जा रहा है। कौन सी कंपनी? पहला जब टेंडर हुआ था समथिंग 24 के शुरुआत में हो गया था, उस टाइम पे हम लोगों को जब ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम पे हमें बोला गया था कि आपको 7400 रुपये प्लस 1680 रुपये आपको पीएफ दिया जाएगा। कुछ टाइम के लिए पीएफ तो सही था, लेकिन बढ़ते लगातार टाइम के साथ पीएफ गिरता गया, कभी 1000, कभी 900, कभी 800 रुपये। और पिछले महीने के पिछले वाला जो पेमेंट जब हुई उसके बाद का पीएफ 300 रुपये आया। इस पे हम लोगों ने जब उनसे बात की और उनको बताया कि सर ऐसा ऐसा है, उनके द्वारा ये बोला गया कि हम ये जानकारी ऊपर तक पहुंचाएंगे डायरेक्टर साहब तक, लेकिन कोई भी जानकारी वहां तक नहीं पहुंचाई गई। जब ये जानकारी उन तक नहीं पहुंचाई गई तो यशो से हमने बात की कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। उनके द्वारा ये बोला गया कि कंपनी आप लोगों को पेमेंट नहीं बढ़ा सकती है, आप लोगों को करना है तो करिए, नहीं तो निकाल दिए जाएंगे। और जब हमने आगे की कार्रवाई की, हम कलेक्ट्रेट रीवा गए और वहाँ के द्वारा हम लोगों को ये सर ने वहाँ से बोला कि आप श्रम विभाग को हम बोल दे रहे हैं, तो मार्क कर दिया उन्होंने, तो श्रम विभाग को दिया गया। ये हम श्रम विभाग में गए थे और ये हमें पावती मिली है। ये कार्रवाई चल रही है और इस पर कार्रवाई भी नहीं हुई। और सर एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी बड़ी एजेंसी के अंदर शिक्षित हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं गया हूँ यहाँ से तो मैं 10 दिन का लीव लेके गया था, मेरा काम था कुछ, मैं लीव लेके गया था। मैं घर पहुँचता हूँ और मुझे मैसेज डाला जाता है कि आप कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं, और ये मैसेज मुझे भेज दिया जाता है। इस कारण मैं बोलता हूँ कि सर मैं सुबह आ रहा हूँ और मुझे इसका कारण चाहिए। तो उन्होंने कारण बोला कि हम 11 बजे देंगे। अभी समथिंग 12 बज रहे हैं, अभी तक कोई भी जानकारी हमें नहीं दी गई है। और ऐसे ही एक ही गार्ड नहीं, सभी गार्ड को बोला गया है कि अगर आप कोई भी आवाज़ इस तरह की करते हैं तो आपको सीधा निकाल दिया जाएगा, उसके जिम्मेदार आप। ये कौन सी एजेंसी है? ये विक्रम प्राइवेट लिमिटेड है, भोपाल की है कंपनी। रीवा शहर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कनौडिया पेट्रोल पंप के पास अचानक 440 वोल्ट की बिजली लाइन का तार टूटकर नीचे गिर गया। गनीमत ये रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।
घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। लोगों ने तत्काल बिजली विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही एमपीईबी की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कर मरम्मत कार्य शुरू किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तार टूटने से कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने सुरक्षा घेरा बनाकर लोगों को दूर रखा और स्थिति को नियंत्रण में किया। बिजली विभाग का कहना है कि तार टूटने के कारणों की जांच की जा रही है। जल्द ही लाइन को पूरी तरह दुरुस्त कर बिजली आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। फिलहाल किसी जनहानि या बड़े नुकसान की सूचना नहीं आई है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीबा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीबा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। बिशिया थाना क्षेत्र के गुड़ चौराहे स्थित एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने करीब 10 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी के संबंध में जो जानकारी सामने आई है उसमें पता चला है कि गुड़ चौराहे में रहने वाले परिवार के सदस्य एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। इसी दौरान देर रात चोर घर के पीछे के रास्ते मकान में दाखिल हुए और अलमारी का ताला तोड़कर करीब 5 लाख रुपए के सोने के जेवरात सहित नकदी और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि परिवार ने बेटी की शादी के लिए हाल ही में गहने बनवार कर अलमारी में रखे थे, जिन्हें चोर अपने साथ ले गए हैं। सुबह जब परिजन घर लौटे तो चोरी का पता चला, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। घटना की जानकारी देते हुए पारुल जायसवाल ने क्या बताया, सुनिए। हमेशा जाते थे, अभी 1 महीने में हम गांव से आए, अभी आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या हुआ, कैसे? आज सुबह में आए हम तो बाहर से गेट खोले तो अंदर से लॉक था, नीचे से झांके तो ये दरवाजा इधर टूटा पड़ा था। बोले दरवाजा सब टूटा है। घूम के आए छत कूद के तो देखे पूरा अलमारी लॉकर सब खुला। बच्चे लोग का पूरा रिकॉर्ड ले गए, बेटी का जेवर बना था शादी का वो ले गए। 50,000 रुपये नगद कैश रखा हुआ था, फीस जमा करना था, बच्चा पढ़ता है ओरिएंटल में भोपाल में, वो पूरा कैश ले गए। बैंक की पूरी FD पासबुक जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं सोच लीजिए एक भी नहीं छोड़े, चुन चुन के पूरे। लगभग कितने का गहना लेके गए हैं? गहना 4-5 लाख के ऊपर का ही रहा होगा, कम का तो नहीं था। हाँ। कितने की चोरी हुई लगभग आपके यहाँ? अब लगभग अगर कागज वाला सब बताए तो वो तो 20-25 लाख ऊपर हो जाता है, और जो नगद कैश गया है वो 50,000 नगद था, और बेटी का पूरा जेवर था, और 1.5 तोले की एक वो खरीदे थे खड़ा सोना लड़के के लिए, चैन अंगूठी के लिए, वो नहीं, वो उसी में डाला था बेटी के जेवर वाले में, सब चला गया, कुछ भी उसमें कुछ भी छोड़े ही नहीं। रीवा जिले के खैर कोठी गांव में भूमि विवाद ने तूल पकड़ लिया है। कुछ भूमि स्वामियों ने सीमांकन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए राजस्व अमले पर निष्पक्षता नहीं बरतने के आरोप लगाए हैं।
हुजूर तहसील के खौर कोठी गांव में ज़मीन की सीमा निर्धारण को लेकर विवाद सामने आया है। अविनाश तिवारी सहित अन्य भूमि स्वामियों का आरोप है कि उनकी भूमि से जुड़े प्रकरण में राजस्व विभाग की कार्रवाई पारदर्शी नहीं है। उनका कहना है कि कई बार आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार विवादित भूमि के सीमांकन में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे उनके स्वामित्व अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष द्वारा प्रभाव का इस्तेमाल कर प्रक्रिया को अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भूमि स्वामियों ने जिला प्रशासन से पूरे मामले के निष्पक्ष जांच, राजस्व अभिलेखों के आधार पर पुनः सीमांकन और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। समस्या मेरे यहाँ ये है कि ये जन सुनवाई हर मंगलवार को होती है, तो सरपंच और सेक्रेटरी जो हैं कोई मदद नहीं कर रहा। और मैम मेरी पटवारी एक आई है, मैम दूसरी पटवारी थी तो सही नापी थी जो स्टार्टिंग में आई थी, और जो अभी नाप रही हैं वो गलत सलत मेरी नाप रही हैं। मेरी लेटरिंग भी गिरा दी है। हाँ, मेरी ज़मीन पे, पर्सनल ज़मीन पे। कौन सी गाँव कहाँ बता रहे ये ग्राम पोस्ट खौर गड्डी रोड, जिला रीवा। सरपंच बोलते हैं कि मेरे को कुछ पता ही नहीं है। हाँ, किसके कहने पे ये सब ऐसा काम कर रहे हैं? ये बाजू में मेरे उनके लड़के एक मजिस्ट्रेट हैं, वही पावर दिखा रहे हैं उनके लड़के के प्रति, लेकिन उनके लड़के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके लड़के के प्रति पावर दिखा रहे हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। नशे में चूर ऑटो चालक ने बाइक सवारों को ठोकर मार दी। इसके बाद मारपीट पर उतारू हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दुबिया टंकी इलाके में एक ऑटो चालक और बाइक सवारों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक नशे की हालत में बताए जा रहे ऑटो चालक ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। आरोप है कि मारपीट शुरू कर दी। घटना से नाराज लोगों ने ऑटो चालक को घेर लिया और उसके साथ भी जमकर मारपीट की। सड़क पर हुए इस हंगामे के चलते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थिति को संभालने के लिए मौजूद ट्रैफिक हवलदार ने बीच बचाव का प्रयास किया, लेकिन उस दौरान उससे भी चोटें आने की जानकारी सामने आ रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे मामले की चर्चा हो रही है।
भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा आज रीवा पहुंचे और इमरजेंसी के 51 साल को याद करते हुए पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। भाजपा नेता और पूर्व विधायक नरोत्तम मिश्रा आज रीवा पहुंचे, जहां उनका आत्मीय स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी को याद करते हुए पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, लेकिन वर्तमान समय की समस्याओं पर जवाब देने से बचते नजर आए। जब पत्रकारों ने नीट परीक्षा, पेट्रोल डीजल संबंधित वर्तमान मुद्दों के संबंध में बात करनी चाहिए तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। वहीं इमरजेंसी के 51 साल पूरे होने पर लगभग 7 मिनट की स्पीच दे डाली। इस दौरान और क्या क्या कहा मिश्रा जी ने, जानने के लिए आपको लिए चलते हैं सीधे भाजपा कार्यालय। ये स्वाभाविक रूप से मानस में उभरता होगा कि 51 साल बाद भी आज ये चकमहरा क्यों है, क्योंकि वो सिर्फ एक घटना नहीं थी। इमरजेंसी एक विचार था जो कांग्रेस के अंदर है, जो गांधी नेहरू परिवार के जेहन के अंदर है। वो तानाशाही का विचार, वो विचार लोकतंत्र की हत्या क्या, वो विचार संविधान से अपने को ऊपर समझने का, वो विचार प्रेस की स्वायत्तता को समाप्त करने का, जो कि उनने किया भी। जो आपके सामने हैं सारी की सारी चीजें, जैसा मैंने 1 लाख लोग कहा, इन्हें 1 लाख लोगों में श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय अडवाणी जी, श्रद्धेय राजनाथ जी, ये सब इस तरह से हमारे छोटे स्वयं सेवक तक, छोटे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तक, ये सब के सब शामिल थे पूरे देश के अंदर। इस तरह का प्रेस पर इस तरह का रातों रात 25 जून को जब ये इमरजेंसी थोपी गई तो अखबारों की बिजलियां काट दी गई कि अखबार छप ही ना पाए। अखबार में काम करने वाले किसी न किसी विचार से जोड़ के उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी की पूरी प्रेस की आजादी पर कुठाराघात किया गया। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये अकेले चुनाव हारने का या न्यायालय के फैसला सदस्यता का नहीं था, इनके विचार को जो मैंने कहा। आप जाएंगे तो 1974 में जब रेल आंदोलन जॉर्ज फर्नांडीज ने किया था, उसके पहले न तो ऐसा आंदोलन रेल का चक्का जाम हुआ, न इसके बाद कभी हुआ। लॉरेंस फर्नांडीज जॉर्ज फर्नांडीज के भाई थे। ऐसा बताते हैं कि जेल में जब लॉरेंस फर्नांडीज को गिरफ्तार किया गया तो उनके कच्चे नाखून प्लास से निकाल लिए गए थे। इतना अत्याचार उस समय। आलपिन नाखून के अंदर डाली गई पहले उनसे उगलवाने के लिए, और उसके बाद में ऐसी विवत्साएं एक नहीं अनेक है। जहां हमारे नेतागण रहते थे उनको दवाइयां न देना, जेल के अंदर पंखे की सुविधा न देना, जैसे वो कोई टेररिस्ट हो जैसा उनसे व्यवहार करना। जो वास्तव में लोकतंत्र के सेनानी थे। 2 तरह की आजादी देश में आई। एक वो आजादी थी जो फिरंगियों से आई, लाल बाल पाल, तिलक, गांधी, गोखले, हमारे जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानी थे। और स्वतंत्रता सेनानियों के बाद ये तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र बचाने के लिए जो आजादी लाई, वो लोकतंत्र सेनानी हमारे लेके आए। क्रूरता का आलम यह था कि हमारे जेल में बंद जो स्वयंसेवक थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो अपने परिवार से नहीं मिल सकते थे। परिवार में कोई दिवंगत हो जाए, अभी आपने सुना होगा माननीय अडवाणी जी ने अपने उसमें कहा कि राजनाथ सिंह जी ने कि उनकी माँ राजनाथ सिंह जी की उस समय दिवंगत हो गई थी, और माँ जैसा पूज्य स्थान, और उसमें भी उनको अंतिम संस्कार में राजनाथ सिंह जी को शामिल होने के लिए अनुमति नहीं। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।